Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss electronics. कुछ एस्टेट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर करने वाले हैं एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम श्योरली एंड इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बूलियन एक्सप्रेशन, कुछ ओपैम्प के क्वेश्चन। लास्ट टाइम जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओपैम्प का क्वेश्चन आया हुआ था, तो कुछ ओपैम्प के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक ड्यूलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एसओपी एंड पीओएस फॉर्म भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखो, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है हमारे पास, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास होती है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये सब पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक गेट्स वगैरह, तो वही हम आज कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट थ्योरम है। देखो, नॉट गेट का ये सिंबल होता है, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बना के आगे एक सर्कल लगा के, तो ये जो सिंबल होता है ये नॉट गेट का होता है। ये हमें रिजल्ट क्या देता है, यहाँ पे देखो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हम क्या दे रहे हैं, ए। हम ए इनपुट दे रहे हैं और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए बार। ठीक है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए बार। जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं इनपुट की, वो क्या लेते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में लेते हैं। या तो हम ए की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पे या 1 लेंगे। ठीक है, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, या तो 0 लेंगे या हम 1 लेंगे। और ए बार का मीन्स क्या है, अगर ए की वैल्यू 0 है दिस मीन्स ए बार की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर ए की वैल्यू 1 है देन ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब बार का मीन्स क्या है, नॉट गेट क्या करता है, जो भी उसकी इनपुट होती है उसको रिवर्स कर देता है। लो है तो हाई कर देता है, हाई है तो लो कर देता है। 0 को यहाँ पे लो समझा जाता है और 1 को हाई। ठीक है, तो ये तो थी इनपुट की बात यहाँ पे। इसके बाद देखो, एंड और गेट भी होते हैं, नैंड ये नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ठीक है, ये 3 टाइप के गेट होते हैं, और भी आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अब एंड गेट देखो क्या है। अब एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का सिंबल होता है, देखो हर एक गेट का अपना एक अलग सिंबल है। नॉट गेट का ये सिंबल है, एंड गेट का ये सिंबल है, और गेट का ये सिंबल है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग +2 करके आए हैं। तो जो एंड गेट है वो क्या करता है, दोनों ही इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, एंड गेट पे हमने यहाँ पे 2 इनपुट लगाई, ए एंड बी, वो क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, ए इंटू बी कर देगा। और गेट क्या करता है, दोनों का सम कर देता है, ए प्लस बी। ठीक है, नॉट गेट क्या करेगा, इनपुट को रिवर्स कर देगा। एंड गेट क्या करेगा, इनपुट की मल्टीप्लाई कर देता है। और गेट जितनी भी उस पर इनपुट लगेगी उनका सम कर देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2 ही इनपुट हो, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती हैं। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है आपकी। देखो, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का आता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कॉमन है, ए, सेकेंड वाली टर्म अलग है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो इस केस में क्या होता है, ए प्लस ये जो पीछे वाले होते हैं सेकेंड वाले, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, बाकी जो सेकेंड वाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और दोनों यहाँ पे किसका साइन के साथ आएंगे, एडिशन के साइन के साथ आएंगे। तो अगर ए प्लस बी और ए प्लस सी आपके पास मल्टीप्लाई में है तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी सी। इसको आगे हम क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे, देन यू विल क्लियरली नो हाउ टू यूज़ इट। तो y इज इक्वल टू ए बार सी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे इकट्ठा आता है y इज इक्वल टू ए बार सी, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी बार
ठीक है, इसको बीच में ऐसे लोगे मल्टीप्लाई की तरह, ठीक है। तो एक बार a प्लस बी बार आ जाएगा, एक बार a प्लस सी आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये दो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ठीक है। तो ये हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, ये है मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको मिनिमाइज करना है। x प्लस एक्स बार वाई हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, z इज इक्वल टू, अब यही वाली जो सेकंड वाली डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाली हमने यूज की है। a प्लस बी बार सी, ए को एक बार बी बार के साथ सम किया, एक बार a को c के साथ सम किया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स बार आ गया और x प्लस वाई आ गया। अब x प्लस एक्स बार क्या होगा, देखो अगर x 1 है तो x बार क्या होगा, 0 होगा, और 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर x 0 होगा तो x बार क्या होगा, 1 होगा। अगेन 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो x प्लस एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और साथ में क्या रह जाएगा, x प्लस वाई। तो z को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई। तो इस टाइप से हम इन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट और सेकंड टर्म आप लोगों को गिवन है, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, इसमें से जो ये पहली दो चीजें बन रही है कॉमन बन रही है। फर्स्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो। क्या बोला था, अगर ये ऐसे होंगी तो कॉमन होंगी तो फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा और जो पीछे वाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो क्या होगा, a प्लस बी बार एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, सी बार, ठीक है, a प्लस बी बार, और जो पीछे वाली टर्म है वो तो ऐसी रहने वाली है। तो इसको तो यहाँ तक एज इट इज रखा, इसको हमने x मान लिया तो x इंटू एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। a प्लस ए बार ही आएगा, यहाँ पे x ही आएगा। देखो मैं डायरेक्ट इस टर्म पे आपको ले जाती हूँ, क्या आएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। a प्लस ये सेम रहेगी, ये आ गई, और साथ में क्या आएगा, प्लस सी बार। सी बार क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 है तो c बार 0, 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो a बार प्लस b बार यहाँ पे आ गया और ये साथ में क्या रह गया, ये यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ये टर्म आ गई। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a बार प्लस बी बार प्लस बी बार सी बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो यहाँ से अगेन ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि b1 है तो उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, b बार 1 है, b1 है तो b बार 0 हो जाएगा, ठीक है। और तो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा a बार प्लस बी बार सी बार। तो ये हमारे पास मिनिमाइज करके एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एस्टेट में कि बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो इस टाइप से इन्हें हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस की। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एसओपी और पीओएस फॉर्म। देखो ये आपने एमएससी लेवल पे पढ़ी होगी, एसओपी और पीओ फॉर्म इस टाइप से होती है। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। एसओपी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। जो एसओपी है, अगर हमें एसओपी में बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना है तो हम उसे किस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से। 3 है, ए बी सी मान लो 3 इनपुट है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिए इनका सम होगा। जैसे ए बी बार सी प्लस बी सी ए बार बी बार सी बार, मतलब कुछ लेटर्स या कुछ इनपुट्स का मल्टीप्लाई होगा और फिर उनका एडिशन होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे उनका सम होगा, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो यूज्ड व्हेन आउटपुट ऑफ डिजिटल सर्किट इज हाई। जब डिजिटल सर्किट की आउटपुट हाई होती है, यानी कि जहाँ पे 1 हमें दिखेगा आउटपुट में, जहाँ पे हमें 1 दिखेगा, डिजिटल की हाई होगी आउटपुट, यानी कि जहाँ पे हमें आउटपुट पे 1 दिखेगा वहाँ पे हम एसओपी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो मीन टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अब देखो जैसे 1 0 1 है, इसको हमने एसओपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 को यहाँ पे यूज करते हैं। 1 क्या हो गया, ए,
अब 0 की जगह सेकंड लेटर आएगा, ठीक है, बी, लेकिन यहाँ पे बी बार लिखा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1 को लेटर एज इट इज लिखते हैं और 0 को क्या लिखते हैं, लेटर का बार, लेटर के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। और अगला 1 थर्ड इनपुट के लिए सी आ गया, ठीक है, तो ए बी बार सी इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, फिर उनका सम करते हैं। एक बार मैं एसओपी फॉर्म बता देती हूँ, फिर यहाँ पे पीओएस आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, एफ इज इक्वल टू ए बी सी, ए प्लस बी बार सी, ये आया हुआ है। तो हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इस बूलियन एक्सप्रेशन से हमने क्या किया, ये ट्रुथ टेबल बना ली, ठीक है। 3 हमारे पास इनपुट है ए बी सी, तो हमने इस टाइप से बनाई। यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, हमारे पास ये 8 इनपुट आ गई। अब हमने आउटपुट निकालनी है। आउटपुट कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बार सी करके। ए 0 है, बी बार क्या है 1 और सी क्या है 0, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0। सिमिलरली अगले पे चलेंगे, ए क्या है 0, बी बार क्या है 1 और सी क्या है 1, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 1। तो इस टाइप से हमने इस एक्सप्रेशन का यूज करके, इस वाली एक्सप्रेशन का यूज करके ये ट्रुथ टेबल हमने बना ली, ठीक है। अब एक बार आप ट्रुथ टेबल बना लोगे तो आपने क्या लिखनी है, एसओपी फॉर्म जो मैंने आपको बताई वो आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो एसओपी फॉर्म में मैंने क्या कहा था कि हम वो टर्म्स लेंगे जहाँ पे आउटपुट जो होगी वो हाई आएगी। अब आउटपुट हाई कहाँ कहाँ पे आ रही है वो आप देखोगे तो ये सेकंड वाली पे आ रही है, फिर ये लास्ट वाली 4 पे आ रही है। अब ये सेकंड वाले की अगर हम 0 0 1 का बनाएंगे, ठीक है, तो कैसा आएगा, देखो ए 0 पे क्या है, ए है, लेकिन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, ए बार लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे ए बार लिखेंगे। ऐसी बी पे देखो 0 है तो हम क्या लिखेंगे, बी बार लिखेंगे। सी पे 1 है तो सी लिखेंगे, ठीक है, 1 है तो एज इट इज लिखना है, 0 है तो बार करना है। तो यहाँ से टर्म क्या आएगी, ए बार बी बार और सी। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई ए बार बी बार सी, ये प्रोडक्ट हो गया, सम करना है प्रोडक्ट्स का। ऐसे ही अगले 1 पे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 1 0 0, यानी कि क्या आएगा, ए बी बार सी बार, ये सेकंड टर्म आ गई। अगले 1 पे देखो 1 0 1, यानी कि ए बी बार सी, तो ये अगली टर्म आ गई ए बी बार सी। नेक्स्ट टर्म देखो नेक्स्ट 1 पे 1 1 0, यानी कि ए बी सी बार, ये आ गई ए बी सी बार। नेक्स्ट लास्ट वाले 1 पे देखो क्या आ रही है 1 1 1, यानी कि ए बी सी, तो ये टर्म आ गई ए बी सी। जितनी भी टर्म्स है उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये है हमारे पास एसओपी फॉर्म। हमने पहले जहाँ पे हाई वैल्यू थी 1 1 थी, वहाँ से डिजिट्स लेकर उनका प्रोडक्ट निकाला, इनपुट्स लेकर, ठीक है, वो उनका प्रोडक्ट निकाला और जितने भी ऐसे प्रोडक्ट वाली टर्म्स निकली थी उन सबका सम कर दिया। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी फॉर्म। तो इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि एसओपी फॉर्म हमने कैसे बनाई, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं है एक बार दोबारा से रिपीट करके लेक्चर को देख ले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला यही था कि राइट टर्म्स इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, तो एसओपी फॉर्म में हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मिन टर्म प्रेजेंट। मिन टर्म कितनी प्रेजेंट है वो हमें बताना है। तो मिन टर्म क्या होती है, मैंने बताया था जो एसओपी में होती है। देखो यहाँ पे कितनी मिन टर्म है, 1 1 2 3 4 5 मिन टर्म मैंने बताया था। देखो मिन टर्म क्या होती है 1 एसओपी में, तो यहाँ पे क्या है 1 कितनी बार आ रहा है 1 और ये 4 बार यहाँ 5, तो मिन टर्म कितनी होगी 5। अब हमें क्या बताना है, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कितनी होगी, जितनी टोटल टर्म होगी उसमें से मिन टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैक्स टर्म आ जाएंगी। तो टोटल टर्म कितनी होंगी, देखो 3 इनपुट है तो टोटल टर्म क्या होगी 2 की पावर 3 माइनस मिन टर्म कितनी होगी 5 जो हमने निकाल ली यहाँ पे। तो मैक्स टर्म हमारे पास कितनी आ गई 3, ठीक है। तो इस टर्म से हम क्या निकालते हैं, मैक्स टर्म और मिन टर्म। अब अगर इसी को हमने एसपीओएस फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको एसओपी फॉर्म समझाई है। अब यहाँ पे आप पीओएस फॉर्म देखो, पीओएस फॉर्म बिल्कुल एसओपी की अपोजिट है।
POS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। वहां पे जैसे हम प्रोडक्ट करते थे फिर सम निकालते थे, यहाँ पे पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे हम मिन टर्म 1 लेते थे, यहाँ पे मैक्स टर्म 0 ले रहे हैं। यहाँ पे हम 1 को एज इट इज लेटर्स लिखते थे, 0 पे कॉम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ पे 0 पे एज इट इज लेटर लिखेंगे और 1 पे कॉम्प्लीमेंट होंगे। 101 लिखना है तो 1 को A बार लिखेंगे, 0 को B लिखेंगे एंड 1 को C बार लिखेंगे। अब देखो इसकी SOP फॉर्म कैसे यहाँ पे बनाएंगे हम, सॉरी POS फॉर्म कैसे बनाएंगे ये हम लोगों को देखना है। तो देखो POS फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे 0 है आउटपुट में। तो फर्स्ट वाले में 3 0 आ रही हैं, तो यहीं से 3 टर्म आएंगी। 0 देखना है पहले आउटपुट में 0 कहाँ है, फिर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है इनपुट क्या है। फर्स्ट 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट 0 0 0, और ये होगी 1 2 और ये 3, तो इन तीनों को लेके चलना है। फर्स्ट 0 0 0 से क्या बनेगी, 0 पे क्या है A प्लस अगले 0 पे क्या है B प्लस अगले 0 पे क्या है ये, तो एक टर्म ये होगी A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो ये सम वाली टर्म निकल गई, इसका प्रोडक्ट करना है। अब दूसरी टर्म क्या आएगी, ये 0 पे देखो, 0 है तो आएगा A, 1 है तो आएगा B बार, 1 पे यहाँ पे बार लेना है, 0 है तो आएगा C। तो एक ये टर्म होगी, इसका प्रोडक्ट, और तीसरा को 0 कहाँ पे, 0 1 1, 0 का मतलब A आएगा, 1 1 का मतलब B बार प्लस C बार आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, हमारे पास POS फॉर्म। तो इस टाइप से हम लिखते हैं POS फॉर्म को, यहाँ नीचे भी लिखी हुई है ये। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या लिखते हैं, POS फॉर्म। आई होप आपको SOP और POS फॉर्म समझ आई होगी। नेक्स्ट देखो यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, जो बेसिक गेट्स को यूज करके बनते हैं। बेसिक गेट्स हमने कौन से पढ़े थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब इन तीनों को यूज करके कौन से गेट बन सकते हैं, वो यूनिवर्सल गेट है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बना है, एंड प्लस नॉट को यूज करके नैंड। तो यहाँ पे पहले एंड का सिंबल लगाया, आगे नॉट का सर्कल लगा दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, नैंड गेट, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार। पहले एंड का फंक्शन होगा, एंड क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, ए और बी को, तो ए और बी की मल्टीप्लीकेशन आ गई। और नॉट क्या करेगा, जो भी एंड का रिजल्ट निकला है उसके ऊपर बार लगा देगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, 0 ए बी की अलग अलग इनपुट्स ले ली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 0 0 है तो 0 0 मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, और उनका कॉम्प्लीमेंट 0 का 1, 0 1 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट आएगी। सिमिलरली नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो और गेट क्या होता है, सम करता है, जैसे ए और बी है उनका सम करेगा A प्लस बी, और नॉट क्या करेगा, उस सम का रिवर्स कर देगा। जैसे 0 0 है, यहाँ पे ट्रूथ टेबल इसकी ये गिवन है, 0 0 है तो 0 प्लस 0 0, और 0 रिजल्ट आया, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1। तो इस टाइप से ये नॉर गेट का करना है। नेक्स्ट देखो अर्थमेटिक गेट्स। यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट हमारे पास एक आता है, एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल ये होता है हमारे पास, और बूलियन एक्सप्रेशन होती है y प्लस सर्कल में b। इस टाइप से लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, a बार b प्लस ए बी बार। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। जैसे यहाँ पे a और b 0 0 है, तो a बार क्या आ जाएगा 1 और b क्या है 0, तो 1 0 0 हो जाएगी ये टर्म। और यहाँ पे a क्या है 0 है, और b बार क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई अगेन 0। तो इस टाइप से हमने इसको निकाला है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ईजी है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया। अब ये देखो अगेन एंड अच्छा क्वेश्चन है। देखो डिटरमाइन द आउटपुट आफ्टर 100 एक्सॉर गेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अगर आपको बहुत सारे एक्सॉर गेट लगा के दे दिए हैं और आपको पूछा है कि आउटपुट क्या होगी, अब इस टाइप के क्वेश्चन एचटेट में पुट कर लिए जाते हैं। ठीक है, एचटेट वाले ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं जो ट्रिकी हो, तुमसे होना, और वो मतलब इस टाइप के निकाल लेंगे, और करने में भी इसे 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो देखो 100 एक्सॉर गेट, 100 एक्सॉर गेट मतलब कितने मर्जी एक्सॉर गेट वो ज्वाइन कर दे, तो आउटपुट क्या आएगी। अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर गेट वो 0 का
ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर गेट लगाता है तो आउटपुट 0 आएगी, इवन नंबर ऑफ एक्सॉर गेट लगाता है तो आउटपुट x आएगी। यहाँ पे कितने दिए हुए? 100। 100 कैसा है? इवन नंबर है, तो इवन एक्सॉर गेट लगाए हैं तो क्या आएगी? x आउटपुट आएगी। ठीक है, x क्या होगा? जो यहाँ पे इनपुट डाली होगी हमने फर्स्ट वाले एक्सॉर गेट को, तो जो भी इनपुट डाली होगी वो आंसर आ जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर गेट लगाए हैं तो सिंपल आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? इनपुट क्या डाली है? x। 100 एक्सॉर गेट है, इवन एक्सॉर गेट है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? x। नेक्स्ट देखो ड्यूलिटी। ड्यूलिटी का कंसेप्ट भी बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें क्या करना है हमने, अगर हमें ड्यूल निकालो इसका कह दिया जाए तो 0 से 0 है तो 0 को 1 कर दो, डॉट है तो डॉट को प्लस कर दो, वेरिएबल सेम रहेंगे। जैसे एक मैं करके दिखाती हूँ, जैसे एक मैंने लिख दिया 0z, ठीक है, इसका ड्यूल निकालो कह दिया, तो ड्यूल निकालेंगे तो इसका ड्यूल क्या निकलेगा? 0 को कर देंगे 1, ये डॉट को कर देंगे प्लस, और जो लेटर है वो एज इट इज रहेगा, तो ये इसका ड्यूल निकल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेट से a b बार c, ये है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो a क्या है? a एज इट इज रहेगा, लेटर है, डॉट का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। b बार लेटर है, एज इट इज रहेगा, फिर डॉट का प्लस हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। 0 को 1 में चेंज करना है, डॉट को प्लस में चेंज करना है, और वेरिएबल सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है ड्यूलिटी का मतलब। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज एन इनपुट आर आई, क्या गिवन है हमें? 1 किलो ओम गिवन है, एंड आर एफ जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? 100 किलो ओम हमें गिवन है। क्लोज्ड लूप गेन, जब भी तुम्हें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्लोज्ड लूप गेन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आर एफ बाय आर आई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1 प्लस आर एफ बाय आर आई, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस 100 किलो ओम बाय 1 किलो ओम, तो 100 प्लस 1 कितना बनेगा? 101। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होता तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते। ठीक है, तो 101 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ओपैम्प अपीयर्स टू शोन एज दिस। कोई एक ओपैम्प है, उसकी आउटपुट हमें ये दी हुई है और हमें स्ल्यू रेट निकालना है। देखो स्ल्यू रेट निकालना जब भी आपको आएगा तो स्ल्यू रेट हम किस टाइप से निकालते हैं? स्ल्यू रेट में हम क्या करते हैं, ये देखो यूनिट से भी पता चल जाएगा, यहाँ वोल्ट बाय टाइम की यूनिट दी हुई है, यानी कि ऊपर तो होगा डेल्टा वी, वोल्टेज में कितना चेंज आया है, नीचे आएगा टाइम में कितना चेंज आया। तो वोल्टेज में देखो ये टाइम हमें 1 माइक्रो सेकेंड का यहाँ पे दिया हुआ है, 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। इस 1 माइक्रो सेकेंड के टाइम में वोल्टेज कितनी चेंज की है ये देखो, ये लोअर पॉइंट पे वोल्टेज है -9 और ये अप पॉइंट पे वोल्टेज है +9, तो वोल्टेज में कितना चेंज हुआ? 9 माइनस लोअर पॉइंट पे कितनी है? -9, तो 9 + 9 कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, तो 18 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से स्ल्यू रेट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज डिजाइंड विद एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा इज इक्वल टू 0.99। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.99 है। सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.99 गिवन है हमें। इनपुट इम्पिडेंस R1 की वैल्यू या RI की वैल्यू हमें गिवन है। आउटपुट इम्पिडेंस R0 की वैल्यू गिवन है। द वोल्टेज गेन विल बी, अब वोल्टेज गेन क्या है और कौन सा लिया हुआ है हमने? कॉमन एमिटर लिया हुआ है। कॉमन एमिटर में हम वोल्टेज गेन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वोल्टेज गेन क्या होता है? करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन क्या होता है? कॉमन एमिटर में बीटा से डिनोट करते हैं हम उसे। ठीक है, कॉमन एमिटर में हम करंट गेन को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस गेन क्या होएगा? रेजिस्टेंस आउटपुट कितनी थी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इनपुट कितनी है। ठीक है, इसको मैं फर्दर, अब देखो यहाँ बीटा नहीं गिवन, हमें अल्फा गिवन है, तो हम बीटा को अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं।
बीटा और अल्फ़ा में ये रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। तो मैंने बीटा को लिख लिया अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। आर आउटपुट की वैल्यू हमें 10 किलो ओम गिवन थी और आर इनपुट की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन थी। दोनों की यूनिट सेम है, किलो किलो, इसलिए मैंने वो के से के कैंसिल कर दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0.99 गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.99 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे इंटू 10/1। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 990। ठीक है, तो इस टाइप से हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विद अ गेन ऑफ 10 आर कास्केटेड। 3 एम्पलीफायर स्टेजेस को हमने इकट्ठे कास्केट कर दिया तो नेट गेन, तो ऐसे केसेस में 3 एम्पलीफायर या 4 एम्पलीफायर या 5 एम्पलीफायर, जितने भी नंबर ऑफ एम्पलीफायर है, अगर हम उन्हें कास्केट कर रहे हैं तो जो नेट गेन है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो नेट गेन है हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 एम्पलीफायर हैं और एक का गेन 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। तो 1000 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, करने में मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जब हम यूज़ करते हैं उसमें जो इनपुट हम डालते हैं वो अगर ऐसे ही डालेंगे तो हमारे पास आउटपुट ऐसी आएगी, पूरा 180 का चेंज आता है। ठीक है, तो जो फेस डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट में कॉमन एमिटर में वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर इसकी जगह आपसे कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस का पूछ लिया जाए तो उनमें इनपुट और आउटपुट में जो फेस डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये याद रखना। फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 50। एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू 50 दी हुई है, बेस करंट 25 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो एमीटर करंट क्या होगा ये पूछा है। तो बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 दी हुई है। बीटा यूज किस में हम करते हैं, कॉमन एमीटर में। एमीटर कॉमन है, इधर बेस होगा इधर कलेक्टर होगा, तो बीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है IC बाय में IB। IB हमें गिवन है 25 माइक्रो एम्पियर, बीटा की वैल्यू हमें 50 गिवन है, तो यहाँ से IC हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इट विल बी 25 5 125 0 माइक्रो एम्पियर। तो ये IC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेकिन निकालना क्या है हमें, एमीटर करंट। ठीक है, तो एमीटर करंट क्या होता है, एमीटर करंट होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 25 और इसकी क्या गिवन है 1250, निकाल ली हमने, माइक्रो एम्पियर में चल रहा है ये, तो ये क्या आएगा 1275 माइक्रो एम्पियर। तो एमीटर करंट क्या आएगा 1275 माइक्रो एम्पियर। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी शायद, बीटा 50 हमें गिवन था। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तरीका यही है, बीटा 25 माइक्रो एम्पियर। देखो यहाँ पे कहाँ गलती आ रही है, ये एडिशन में गलती आई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लेना, 1.275 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नी वोल्टेज इन द सेमीकंडक्टर डायोड। नी वोल्टेज देखो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के केस में 0.3 होती है, ये आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, नी वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, करंट एब्रप्टली इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है नी वोल्टेज। नेक्स्ट देखो, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर का भी पूछा है और गुड कंडक्टर का भी पूछा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा बनेंगे, चार्ज कैरियर्स ज़्यादा बनेंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा
अब गुड कंडक्टर के केस में देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, ठीक है, कोलिजन ज़्यादा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर उसके पाथ में कोई नहीं आ रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर कम था, तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, कम टाइम लगा रहे थे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रैंडमनेस बढ़ गई, वो बाकी एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक आने तक उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर डिक्रीज है, सेकंड वाले का आंसर इंक्रीज है, तो डिक्रीज इंक्रीज, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आई होप जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का सेशन इतना ही रहेगा, ठीक है, तो आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है ये, तो आज का सेशन इतना ही रहने वाला है। तो जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस नॉलेज को यूज़ कर पाएँ। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है टू डू मोर वर्क। एंड इतने टाइम के लिए एक सब्सक्राइब तो आपका बन ही सकता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉट सब्सक्राइब वाले ज़्यादा सीन कर रहे हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब वाले कम सीन कर रहे हैं। तो जो नॉट सब्सक्राइब वाले हैं और वीडियो को सीन कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, वही हमारी मेहनत का फल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।